आज से हम सीपीसी की लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और टुडे इज़ द फर्स्ट एपिसोड। तो पहले एपिसोड में हम पूरे सीपीसी का एक पूरा ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग ऑर्डर्स किस चीज़ से रिलेटेड हैं, एक कंप्लीट ओवरव्यू, मतलब जिससे आपको मेरा बेसिकली पर्पज़ ये है कि सीपीसी के नाम का जो डर रहता है सब में कि सीपीसी बहुत वास्ट है, सीपीसी बहुत मुश्किल है, बहुत कंफ्यूजिंग है, उस डर को हटाने के लिए एक ओवरव्यू इस एपिसोड में, जो सबसे पहला एपिसोड है, मैं देने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक सीआरपीसी के लेक्चर्स की बात है, अभी हमारा सीआरपीसी के कुछ लेक्चर्स और रहते हैं, उनको भी हम दोबारा से अपलोड करेंगे। और तो अभी मिक्सिंग चलेगी, मतलब सीपीसी के लेक्चर्स भी चलेंगे और सीआरपीसी के भी चलेंगे। तो इसलिए आपको I'll रिकमेंड कि आप इनकी प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। तो अगर जो भी आपको सब्जेक्ट करना है तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में एपिसोड वाइज आई विल अपडेट दी प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टुडे इज द फर्स्ट एपिसोड फॉर सीपीसी एंड विल ट्राई एंड कंप्लीट द सीपीसी मे बी इन नेक्स्ट 3 वीक्स। तो आज पहले एपिसोड में हम समझते हैं कि सीपीसी का मेन फंडा क्या है, कौन कौन से मेन प्रोविजंस हैं, होता क्या है, मतलब एक एग्जांपल देके मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में लेकर जाऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इस मैग्ज़म से, ऊबी जस ईबी रेमेडियम। हम अपनी सीपीसी की कहानी शुरू कर रहे हैं इस लीगल मैग्ज़म से, जिसका मतलब ये है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि जहां पर भी कोई भी स्टैट्यूट आपको कोई भी राइट देता है, तो भैया उस राइट की इन्फ्रिंजमेंट के उस राइट की इन्फ्रिंजमेंट को रोकने के लिए आपको एक रेमेडी भी दी जाएगी। मान लीजिए किसी भी स्टैट्यूट ने आपको कोई राइट दे दी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक राइट बता दी गई, लेट इट बी एनी राइट, विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर ए को एक राइट दी गई, ठीक है। अब जो मिस्टर बी हैं वो इस राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, तो अब मिस्टर ए क्या करेंगे? भैया आपने उनको राइट तो दे दी, लेकिन उसको कुछ रेमेडी भी तो देनी पड़ेगी ना, ताकि वो अपनी राइट को बचा सके। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपकी राइट को डिक्लेयर कर रहा है कि ओके दिस इज योर राइट, लेकिन मान लीजिए उस राइट को कोई इन्फ्रिंज करता है, तो आप कहां पर जाएंगे? आपको रेमेडी कहां पर मिलेगी? आपको रेमेडी कैसे मिलेगी? उस इन्फ्रिंजमेंट को आप कैसे रोक सकते हैं? अगर इन्फ्रिंज हो गया है तो आपको कैसी रेमेडी मिलेगी? ये सभी चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। इस रेमेडी के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रोसीजरल लॉ में, और यहां से कहानी शुरू होती है सीपीसी की। क्योंकि जितना भी प्रोसीजर है, हम कौन सी कोर्ट में जाएंगे, कैसे हम अप्लाई करेंगे, पिटीशन लगाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे या प्लेंट लगाएंगे, उसके बाद दूसरी पार्टी क्या करेगी, कैसे कार्रवाई चलेगी, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये हमें मिलती हैं सीपीसी में। तो सीपीसी का रोल कहां पर आता है? सीपीसी का रोल आता है रेमेडी में। हम इसको दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं। जो भी हम लॉ को डिवाइड करते हैं, हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। वन इज द सब्सटैंटिव लॉ एंड अदर वन इज द प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटैंटिव लॉ क्या कर रहा है? हमारे लिए राइट्स को क्रिएट कर रहा है, नॉट ओनली क्रिएट, डिफाइन कर रहा है, और हो सकता है वो राइट पहले से एग्जिस्टिंग हो, उसको डिक्लेयर कर रहा है। तो कुल मिला के हमें राइट दे रहा है, ठीक है। अब प्रोसीजरल लॉ क्या कर रहा है? प्रोसीजरल लॉ हमें रेमेडी दे रहा है। जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, ऊबी जस ईबी रेमेडियम, wherever there is a right there is a remedy। तो सब्सटैंटिव लॉ प्लस प्रोसीजरल लॉ उस कॉन्सेप्ट को, उस लीगल मैग्ज़म को पेपर पे उतार रहा है। और अब ये हमारी बात क्लियर हो गई है कि सीपीसी हमें प्रोसीजर बताता है, रेमेडी देता है व्हेन आवर राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, उसको रोकने के लिए या उसके बाद जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पूरे मामले को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये मिस्टर ए है,
इनकी एक राइट थी जो कि मिस्टर बी ने इन्फ्रिंज कर दी। अब वो राइट किसी भी स्टैच्यूट के तहत हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो सकती है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हो सकती है, वो किसी भी एक्ट के तहत हो सकती है। उनको उनके पास एक राइट थी जो मिस्टर बी ने इन्फ्रिंज कर दी। अब मिस्टर ए क्या करेंगे? अब उन्हें रेमेडी चाहिए होगी। रेमेडी कहां से मिलेगी? रेमेडी मिलेगी कोर्ट से। तो सबसे पहला काम, अच्छा अब हम सीपीसी शुरू कर चुके हैं, अब हम सब्सटैंटिव लॉ से निकलकर सीपीसी में एंटर कर चुके हैं, और सीपीसी में एंटर कर चुके हैं, इसलिए हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि भैया अब हम जाएंगे कोर्ट में। सिंपल सा लॉजिक है यार, मतलब दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। आई होप आई एम एबल टू कन्वे द मैसेज क्लियरली टू यू। When the right has been infringed, now we are looking for the remedy. For the remedy, we'll go to the court. ठीक है, अब आप ये बताइए जो मिस्टर ए हैं वो कौन सी कोर्ट में जाएंगे? विच कोर्ट? भैया कोर्ट तो अलग अलग तरीके की हैं, हर शहर में हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनकी भी हायरार्की है, तो वो कौन सी कोर्ट में जाएंगे सबसे पहले तो हमें यही डिसाइड करना है। बाकी प्रोसेस तो उसके बाद शुरू होगा ना, सबसे पहले तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर आप अपने राइट को बचाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कोर्ट में जाएंगे। तो सवाल यह है कि कौन सी कोर्ट में जाएंगे? इसका आंसर हमें मिलता है सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी। डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो एक बार सेक्शन 15 आप निकाल लीजिए। देखिए सेक्शन 15 क्या कहता है? एवरी सूट shall be instituted in the court of the lowest grade competent to try it। ठीक है, हमें यहां से 2-3 कीवर्ड निकालने हैं। सबसे पहले तो क्या निकालना है? कोर्ट। ठीक है, कौन सा कोर्ट? लोएस्ट कोर्ट, लेकिन साथ में कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। बहुत छोटा सा सेक्शन है लेकिन बहुत बड़ी बात बता के जा रहा है। क्या बड़ी बात बता के जा रहा है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब हम क्या ढूंढ रहे थे कि हमें कौन सी कोर्ट में जाना है। तो सेक्शन 15 में गए, सेक्शन 15 ने कहा ठीक है भैया आप कोर्ट में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी भी कोर्ट में चले जाएंगे। आप कौन सी कोर्ट में जाएंगे? लोएस्ट कोर्ट में, और वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा? लोएस्ट कोर्ट विच इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस। ठीक है जी, तो हमें दो चीजें मिल गई यहां से, लोएस्ट होनी चाहिए और कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अब लोएस्ट को समझते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो दिल्ली में देखिए कौन कौन सी कोर्ट है। भाई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी है, दिल्ली में हाई कोर्ट भी है, दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट भी है, उसके बाद दिल्ली में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट भी है, और सबसे नीचे सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट भी है, जिसको कि हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो बेसिकली जब लोअर जुडिशरी की जब एंट्री होती है तो वी एंटर दिस कोर्ट, सिविल जज जूनियर डिवीजन। उसके बाद प्रमोशन होके आप सिविल जज सीनियर डिवीजन बनते हैं। उसके बाद दिस इज द हायरार्की ऑफ द प्रमोशन। और डायरेक्ट जब आप एडीजे का एग्जाम देते हैं तो आप यहां पर एंटर करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज लेवल पे। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको ये बोल रहा था कि दिल्ली में ये हायरार्की है कोर्ट्स की। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो क्या हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास अपने केस को लेके जा सकते हैं, या क्या हम सीधे हाई कोर्ट के पास लेके जा सकते हैं, या सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के पास लेके जा सकते हैं? इसका आंसर हमें कहां पे मिलता है? सेक्शन 15 में। क्यों? सेक्शन 15 क्या कह रहा है? लोएस्ट कोर्ट। अब इसमें सबसे लोएस्ट कोर्ट कौन सी है? सबसे लोएस्ट कोर्ट तो भैया ये है। अगर हम हायरार्की की बात करें तो सबसे लोएस्ट कोर्ट कौन सी हुई? ये वाली हुई। चलिए ठीक है, अब हमारी लोएस्ट कोर्ट कंफर्म हो गई है, आगे चलते हैं। लेकिन सेक्शन 15 ये भी बोल रहा है साथ में कि ये कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। अब हमें चेक करनी पड़ेगी कि भैया जो हमारी लोएस्ट कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। अब जैसे कॉम्पिटेंसी की हम बात करते हैं तो कॉम्पिटेंसी की बात को हम 3 सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी, इसको आप ज्यूरिसडिक्शन भी बोल सकते हैं। जो हम कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं दिस इज बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे। उसके बाद हम, अभी मैं समझा दूंगा आपको, समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 5-10 मिनट्स। ये सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या सीन होता है, ये सब समझ में आएगा। बिल्कुल एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। सो हैव पेशेंस। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी आ गई। ठीक है जी, सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी क्लियर होने के बाद अब हम आएंगे
टेरिटोरियल कॉम्पिटेंसी। और टेरिटोरियल कॉम्पिटेंसी भी कंफर्म होने के बाद फिर हम आएंगे पेक्यूनरी कॉम्पिटेंसी। तो सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी समझते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या हर सिविल मामले को सीपीसी के तहत देखा जाएगा? जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मिस्टर ए की जब राइट इन्फ्रिंज हुई तो वो कोर्ट के दरवाजे पे गए हैं, ठीक है। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले कि मिस्टर ए क्या कोर्ट आ भी सकते हैं। कौन सा कोर्ट? जो सीपीसी के तहत काम करेगा, सिविल कोर्ट, ठीक है, जिसकी हमने हायरार्की अभी देखी। इसका हमें बताया गया है सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। अभी मैं खोल के सेक्शन 9 में नहीं लेके जाऊंगा, मैं यहीं पर आपको बता दूंगा। सेक्शन 9 में क्या कहा गया? सेक्शन 9 में कहा गया कि भैया सीपीसी के तहत आप सभी मामले देख सकते हैं सिवाय उनके जिनके ऊपर बार है। कौन सा बार? या तो एक्सप्रेस बार हो या इंप्लाइड बार हो। इसका मतलब यह है कि हर वो मामला सीपीसी के तहत देखा जा सकता है जिस पर एक्सप्रेस या इंप्लाइड बार नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं। जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए, क्योंकि मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए ये बोल रहा था, जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए गए हैं वो आपके लिए यहां पर समझने जरूरी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो इट्स बेटर कि वी टेक आउट दी बेयर एक्ट प्रोविजन एक बार, क्योंकि वहां से मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो प्लीज टेक आउट सेक्शन 9। देखिए सेक्शन 9 क्या कह रहा है। द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। जो भी सिविल नेचर के मामले हैं कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगी, एक्सेप्ट कौन से सूट? जो कि एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड। जो मैं आपको वहीं पर सिंप्लीफाई करके बता रहा था वही चीज बेरेक्ट में दी गई है, बट मुझे लगा कि कंफ्यूजन ना हो सिंप्लीफिकेशन के चक्कर में, इसलिए मैंने आपको एक बार बेरेक्ट की रीडिंग भी दे दी। हालांकि हम सेक्शन 9 और ये सब बहुत बहुत डिटेल में करेंगे, तो देयर इज नो इशू विद दैट। अभी के लिए हम सिर्फ एक ओवरव्यू कर रहे हैं, तो सेक्शन 9 हम सिर्फ सुपरफिशियली देखेंगे। तो वापस आते हैं वहां पर। देखिए मैंने कहा कि हर वो सूट जो कि सिविल नेचर का है। सिविल नेचर क्या होता है ये सब हम बाद में डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी सिविल मामला वो सीपीसी के तहत सिविल कोर्ट ट्राई कर सकती है। सिर्फ कब नहीं कर सकती? दो सिचुएशन में नहीं कर सकती, या तो उस पर एक्सप्रेस बार हो या इंप्लाइड बार हो। एक्सप्रेस बार क्या है कि क्लियरली मना कर दिया गया कि भैया ये मामला सीपीसी के तहत सिविल कोर्ट नहीं देखेगी, ठीक है जी। दूसरा एक इंप्लाइड बार हो। इंप्लाइड बार का क्या एग्जांपल हो सकता है? जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन। पहले हम एक्सप्रेस बार देख लेते हैं। देखिए एक्सप्रेस बार देखने के लिए आप सबसे पहले सेक्शन 1 में ही आ जाइए। चलिए एक बार बेरेक्ट निकालिए, सेक्शन 1 निकालिए आप। देखिए सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 के भी आप सबसेक्शन 3 में आ जाइए। जी हाँ, देखिए ये बेरेक्ट ना, जो अभी डिजिटल बेरेक्ट हम देख रहे हैं, ये आई जस्ट डाउनलोडेड इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ फ्रॉम अ गवर्नमेंट वेबसाइट, लेकिन ये अपडेटेड नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो आपका जो बेरेक्ट होगा वहां पर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा, इसको काट दीजिए, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है 2019 में, अब ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पर भी अप्लाई होता है। चलिए सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं। इट एक्सटेंड्स टू, ये सीपीसी के बारे में बात कर रहे हैं। सीपीसी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर अप्लाई होगा, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाला प्रोविजन हटा चुके हैं। तो अब कौन सा बचता है? स्टेट ऑफ नागालैंड एंड दी ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? सीपीसी हर जगह अप्लाई होगा, सिर्फ नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा। और कहां पर अप्लाई नहीं होगा? ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होगा। ये बाकी जो चीजें हैं डिटेल की बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम क्योंकि ओवरव्यू कर रहे हैं तो अभी हमें सिर्फ एक्सप्रेस बार समझने हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेस बार हमें कहां पर मिला? सेक्शन 1 के सबसेक्शन 3 में। और क्या बार है कि भैया नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा, बार कर दिया ना। तो मान लीजिए मिस्टर ए जो हैं, अगर वो नागालैंड के हैं तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। वहां का जो दूसरा लॉ अप्लाई होता है उसके तहत उन्हें, मतलब सीपीसी के तहत वो अपनी रेमेडी नहीं ले सकते। वहां का जो दूसरा लॉ सिविल मैटर्स पे अप्लाई होगा उसके तहत उन्हें अपनी रेमेडी लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं बार्स का, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
सेक्शन 4 में आ सकते हैं आप। अभी मैं बेरेक्ट में नहीं लेके जाऊंगा, मैं यहीं पे बता देता हूं। सेक्शन 4 बात करता है कि जहां पर भी स्पेशल और लोकल लॉज अप्लाई करते हैं वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं करेगा। तो यहां पर भी बार हो गया, सीपीसी अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 7 और सेक्शन 8 स्मॉल कॉज कोर्ट्स की बात करते हैं। यहां पर भी कुल मिला के बात यह कि सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल ऑफ ऑल दिस, मैं सिर्फ आपको एक ऊपर से बता रहा हूं कि फंडा क्या है, ठीक है। तो सीपीसी यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। उसके बाद जो मेन है, अब आते हैं हम सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर कोई मामला पहले से पेंडिंग है और उसी मामले को लेकर एक और सूट आ जाती है उन्हीं पार्टीज को लेकर, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, जिसे हम रेस सबजुडिस कहते हैं, तो भैया इस सूट को हम क्या करेंगे, इसको स्टे कर देंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। जो पहली सूट थी उसको कंटिन्यू रखेंगे और इसको स्टे कर देंगे। तो एक तरीके से एक्सप्रेस बार आ गया ना कि अब आप इसको नहीं चला सकते। इसी तरीके से सेक्शन 11 है जो कहता है रेस जुडिकाटा, जिसके अनुसार एक मामला ए और बी के बीच पहले ही डिसाइड हो चुका था, उस मामले को लेकर सेम पार्टीज और काफी फंडामेंटल्स हैं, उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा सूट नहीं लाया जा सकता। अगर एक चीज ए और बी के बीच डिसाइड हो चुकी है, उसी बात को लेकर हम दूसरा सूट नहीं लेकर आ सकते, तो ये भी एक बार हो गया। आप नहीं लेके आ सकते तो आपके ऊपर बार हो गया ना। इस तरीके से और भी काफी बार्स हैं, जैसे ऑर्डर 2 रूल 2, ठीक है जी, ऑर्डर 9 रूल 9। ऑर्डर 2 रूल 2 किसके बारे में बात करता है? ये कहता है कि जो सूट होगी वो होल क्लेम इंक्लूड करेगी। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन आप कितने मांग रहे हैं? आपने सिर्फ 5 लाख रुपए मांगे। अब ये नहीं है कि फिर आप एक बार 5 लाख लेने के बाद आप दोबारा से 5 लाख के लिए केस डाल देंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। जो भी आपका क्लेम है, आप एक ही सूट में उस पूरे क्लेम को मांगे। अगर आप उस पूरे क्लेम को सूट में नहीं मांगते हैं तो फिर आपके ऊपर बार होगा और आप एक दूसरा सूट नहीं लेके आ सकते। तो इस तरीके से एक और एक्सप्रेस बार हमें पता चल गया। चलिए अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हमने अभी तक ये समझा कि हम सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हैं कोर्ट की, और सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी हमें मिलती है सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 हमें ये कहता है कि भैया हर सिविल नेचर के सूट को सीपीसी के तहत सिविल कोर्ट ट्राई कर सकती है। सिर्फ 2 मामलों में एक्सेप्शन है। पहला, या तो एक्सप्रेस बार हो, क्लियरली ये कहा गया हो कि यहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा, या फिर इंप्लाइड बार हो। ठीक है जी। एक्सप्रेस बार के हमने प्रोविजंस देखने की कोशिश की। सेक्शन 1 में कहा गया कि नागालैंड में अप्लाई नहीं होता। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 4 जो कहता है जहां पर स्पेशल और लोकल लॉ अप्लाई होते हैं वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। देन वी सॉ 7, 8 में आपका स्मॉल कोज कोर्ट्स। उसके बाद हमने सेक्शन 10 देखा जहां पर हम कह रहे हैं कि अगर मामला पहले से पेंडिंग है तो दूसरे मामले को अगर हम डालते हैं तो वो स्टे हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 11, अगर ए और बी के बीच पहले ही मामला डिसाइड हो चुका है तो उसी मामले को लेके दूसरा सूट नहीं लेके आया जा सकता। तो ये मोटी मोटी हमने देखी कि एक्सप्रेस बार्स क्या है, और भी हैं लेकिन अभी हम उनके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद मामला आता है कि सर ये तो हो गया कि एक्सप्रेस बार क्या, इंप्लाइड बार्स क्या होते हैं। देखिए, इंप्लाइड बार ये है कि जो एक्सप्रेसली तो नहीं बताया गया, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलता है वो क्लियरली कहता है कि यहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका रेंट का मामला है, जो मिस्टर ए की जो राइट इन्फ्रिंज हुई है वो रेंट से संबंधित है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई होगा वहां पर। ठीक है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई होगा तो रेंट ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो जहां पर एक स्पेसिफिक बॉडी बना दी गई है, एक स्पेसिफिक लॉ बना दिया गया है, इसका मतलब वहां पर आप सीपीसी में नहीं जा सकते। हालांकि लिखा कहीं नहीं है, लेकिन इंप्लाई क्या करता है कि व्हेन देयर इज स्पेशल ट्रिब्यूनल मेड फॉर दैट पर्पस, स्पेशल लॉ हैज बीन मेड फॉर दैट पर्पस, ऑल द प्रोसीजर हैज बीन मेड इन दैट लॉ, देन ऑब्वियसली इसका मतलब, इसका इंप्लीकेशन यही है कि सीपीसी वहां पर अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज द इंप्लाइड बार। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? हमें सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी चेक करनी है, और सब्जेक्ट मैटर कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए हमने देखा कि क्या किसी तरीके का एक्सप्रेस बार तो नहीं है, फिर हमने देखा क्या किसी तरीके का इंप्लाइड बार तो नहीं है। चलिए, इन दोनों मामलों में जब हम पास हो जाएंगे तो अब हम चलेंगे टेरिटोरियल कॉम्पिटेंसी देखने के लिए। ठीक है, मैं दोबारा से आपको याद दिला देता हूं, थोड़ा सा डिटेल में हो गया है, मैं इतना डिटेल में नहीं चाह रहा था।
हम ये देख रहे हैं कि हमें कौन सी कोर्ट में जाना है, ठीक है। तो कोर्ट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या सिविल कोर्ट में जा भी सकते हैं, नहीं जा सकते। भाई कौन सी टेरिटरी में जाना है। मान लीजिए आप दिल्ली के द्वारका में रहते हैं, अब आप ये कोर्ट द्वारका में डालेंगे या साकेत कोर्ट में डालेंगे या फिर कड़कड़डूमा में डालेंगे या 30 हजारी कोर्ट में डालेंगे, ये मुद्दा बाद में आएगा, ये जुरिस्डिक्शन का मुद्दा बाद में आएगा भैया। पहले आप ये तो देख लीजिए कि वो कोर्ट में जा भी सकता है, नहीं जा सकता। वो सीपीसी के तहत सीपीसी के तहत चलने वाली सिविल कोर्ट का मामला है भी या नहीं है, क्या उस पर कोई एक्सप्रेस या इंप्लाइड बार तो नहीं है। अगर एक्सप्रेस या इंप्लाइड बार नहीं है तो इसका मतलब वो सिविल कोर्ट में जा सकता है। अब सिविल कोर्ट तो अपनी फाइनल होगी कि हाँ भैया सिविल कोर्ट में जाएगा। अब हमें क्या देखना है, टेरिटरी पे आ गए। अब हम देखेंगे कि वो किसकी टेरिटरी में जाएगा। द्वारका, साकेत, 30 हजारी, कड़कड़डूमा, रोहिणी, कौन सी कोर्ट में जाएगा। अब हम उस टेरिटरी को चेक करते हैं, और जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो अब हम एंटर करते हैं सेक्शन 16, 17, 18, 19 एंड सेक्शन 20। ठीक है जी। टेरिटरी की बात देखिए, टेरिटरी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। व्हेन द सूट और द मैटर इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा व्हेन इट इज रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी और रॉन्ग टू पर्सन, और तीसरा रेजिडरी मैटर्स। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कौन सी कोर्ट में मामला जाएगा वो दे रखा है सेक्शन 16 में। कौन सी कोर्ट में जाएगा, व्हेन विल डू सेक्शन 16 इन डिटेल, विल डू एट दैट टाइम। अभी इतना समझ लीजिए कि वो सेक्शन 16 में है। दूसरी बात आती है, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ये अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, ये कोर्ट ए की जुरिस्डिक्शन है और ये कोर्ट बी की जुरिस्डिक्शन है। जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर सिचुएटेड है, कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा बी में आता है और कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा ए में आता है। तो आप क्या करेंगे, ये हमें सेक्शन 17 बताएगा। तीसरा केस, मान लीजिए कंफ्यूजन है, देयर इज डाउट या देयर इज अनसर्टेनिटी कि ये मामला कोर्ट ए का है या कोर्ट बी का है, तो ये हमें कहां पर डिसाइड होगा, सेक्शन 18 में। ठीक है। तो हमारी तरफ से सेक्शन 16 हो गया, 17 हो गया और 18 हो गया। सेक्शन 16 में तो बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में कहां पर केस डलेगा, फिर बताया गया कि कुछ हिस्सा ए में आता है कुछ बी में आता है, तो उसका फैसला कैसे होगा, सेक्शन 17 बताएगा। और अगर कंफ्यूजन है कि भैया ये ए में आ रहा है या बी में आ रहा है, तो हम सेक्शन 18 में जाएंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, आगे चलते हैं। अब आता है कि अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है या रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन है, तो उसके मामले कहां पर जाएंगे। उसके मामले के बारे में बताया गया है सेक्शन 19 में, और जो रेजिडरी मैटर्स रह गई उनके बारे में बताया गया है सेक्शन 20 में। ठीक है। तो इस तरीके से हमने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखा, विच इज कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 16 टू सेक्शन 20। सेक्शन 16, 17 और 18 डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और सेक्शन 19 डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से, और सेक्शन 20 रेजिडरी मैटर, जो बाकी बच गए वो सेक्शन 20 में आ जाएंगे। तो इन सब सेक्शंस की स्टडी करने के बाद हमें यह देखना है कि यह मामला हमारा कहां पर आएगा। चलिए इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, और ए की जो राइट इन्फ्रिंज हुई थी वो जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो मान लीजिए द्वारका में सिचुएटेड है। तो द्वारका में सिचुएटेड है, तो ये फाइनल हो गया कि भैया अब ये मामला जाएगा द्वारका कोर्ट में। ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो गया है कि हाँ भैया ये सिविल कोर्ट का मामला है, सीपीसी के तहत इसे देखा जा सकता है और ये सिविल कोर्ट में जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, कोई भी इंप्लाइड या एक्सप्रेस बार नहीं है। सेकंड स्टेप, भैया ठीक है सिविल कोर्ट में तो जाएगा, लेकिन किसकी टेरिटरी, कौन सी टेरिटरी में जाएगा वो हमने देख लिया। ठीक है, सेक्शन 16 टू सेक्शन 20, और वो हमारा फाइनल हो गया कि जी द्वारका की कोर्ट में जाएगा। अब तीसरा पहलू आता है, क्योंकि द्वारका कोर्ट में कौन कौन बैठेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो यहां पर है नहीं। ठीक है, तो द्वारका कोर्ट में कौन कौन बैठेगा,
डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब हमारा जो मामला है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जाएगा या सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास जाएगा। ये कौन बताएगा? ये हमें बताएगा पेक्यूनरी कॉम्पिटेंसी। पेक्यूनरी कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि भैया हमने इनकी ना कॉम्पिटेंसी तय कर दी पैसे के हिसाब से। पेक्यूनरी कैसे? इतने का मामला होगा, इतने से इतने पैसे का मामला होगा तो कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट जज देखेगा। इस अमाउंट से लेके इस अमाउंट तक का होगा तो कौन देखेगा? सिविल जज देखेगा। और उसके नीचे का देखेगा सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो अब पैसा डिसाइड करेगा कि हम किसके पास जाएंगे। ठीक है, उसकी भी मैं आपको लिमिट्स बता देता हूं। देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्मॉल कोर्ट 5,000 तक का मामला देख सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिविल जज देख सकता है 5,000 से लेकर 3 लाख। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज देख सकता है 3 लाख से लेकर 2 करोड़। और अगर 2 करोड़ से ऊपर का मामला है तो भैया कौन देखेगा? सीधा हाई कोर्ट देखेगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमारी जो प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी है जिसकी इंफ्रिंजमेंट को लेके वो कोर्ट जा रहे हैं, उसकी कीमत है 2,95,000। तो वो कहां पर जाएंगे? वो सिविल जज के पास जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने स्टेप करे। पहले स्टेप में हाँ सिविल कोर्ट में जाएगा मामला, डन। दूसरे स्टेप में क्लियर हो गया द्वारका की कोर्ट में जाएगा, और तीसरे स्टेप में क्लियर हो गया कि सिविल जज के पास जाएगा। अब आपको क्लियरली ये पता चल गया है कि आपकी जो राइट इन्फ्रिंज हुई है, आपको कौन से कोर्ट के पास जाना है। दिस इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट। जब आपको यही नहीं पता कि आप कौन से कोर्ट के पास जाएंगे। उदाहरण के तौर पे भैया मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपके साथ किसी ने रैगिंग कर दी, तो आप रेमेडी कहां पर लेंगे? आपको शिकायत करनी पड़ेगी। शिकायत किसको करेंगे? भैया टीचर को करेंगे, या आप वार्डन को करेंगे, या आप एचओडी को करेंगे, या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को करेंगे। और यहां पर इसको एक चीज और कर सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को करेंगे, एचओडी को करेंगे, वार्डन को करेंगे, टीचर को करेंगे, या आप एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को करेंगे? तो वही फंडा यहां पर अप्लाई हो रहा है। आप अगर एमडी यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के, अगर आप डीयू के स्टूडेंट है तो आप एमडीयू नहीं जाएंगे ना, आप कहां पर जाएंगे? डीयू में ही जाएंगे शिकायत करने के लिए। टीचर के पास जा सकते हैं, वार्डन के पास जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मामला द्वारका का है तो आप साकेत कोर्ट नहीं जाएंगे, आप द्वारका में ही आएंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 3 स्टेप प्रोसेस से ये क्लियर हो चुका है कि मामला सिविल था, द्वारका की कोर्ट का था और सिविल जज का था। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू है 75 लाख। अब क्या करेंगे? पहला वही सिविल मामला है, ठीक है जी। दूसरा द्वारका का मामला था तो द्वारका ही कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अब पेक्यूनरी लिमिट हमें देखनी पड़ेगी। कौन देख सकता है? डिस्ट्रिक्ट जज। क्या वैल्यू थी इसकी? इसकी 3 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की। ठीक है, अब मामले को और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए जो सूट प्रॉपर्टी थी जिसकी इंफ्रिंजमेंट को लेके वो कोर्ट गए हैं, उसकी कीमत है 5 करोड़। अब 5 करोड़ जैसे ही आ गया तो कौन देख सकता है इसको? हाई कोर्ट। अब हम सीधा हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कौन सा हाई कोर्ट में जाएंगे? दिल्ली हाई कोर्ट। क्यों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मामला दिल्ली का है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का फंडा आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि जब ए की राइट इन्फ्रिंज हुई है तो वो कौन सी कोर्ट में जाएगा। और जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके हिसाब से अब उसको फाइनल करते हैं। मान लीजिए उसकी फाइनल प्रॉपर्टी है 15 लाख। ठीक है, तो अब इसको फाइनल करते हैं। सबसे पहले हमने देखा सिविल सूट है, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा द्वारका का मामला है, ठीक है जी। और उसके बाद तीसरा डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि 3 लाख से लेके 2 करोड़ डिस्ट्रिक्ट जज देखेगा। अब ये 3 चीज क्लियर होने के बाद उसे पिन पॉइंटेडली ये पता है कि मेरा जो मामला है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। अब वो यहां पर
अपने मामले को लेके जाएगा। कैसे लेकर जाएगा, क्या क्या प्रोविजंस फॉलो होंगे, वो अब हम आगे देखते हैं। यहां तक इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि वो कौन सी कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यही क्लियर करना है कि कौन सी कोर्ट में जाएगा, नहीं तो आप इतनी सारी कोर्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में है, कहां कहां तक के खाते घूमेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन कैसे ये कैसे बताने से पहले हमें एक चीज और देखनी चाहिए। मान लीजिए जुरिसडिक्शन हो गया, ठीक है। अब ए को लगता है कि जो मामला है वो द्वारका कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन जो बी है, डिफेंडेंट है, हो सकता है उसका मामला, उसका कहना ये हो कि नहीं जनाब, ये द्वारका कोर्ट का तो मामला ही नहीं है, ये तो साकेत कोर्ट का है। तो ये जुरिसडिक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन हो गया ना। तो कोई भी डिफेंडेंट या कोई भी पार्टी जुरिसडिक्शन को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन लगाए और फिर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करे कि ये मामला द्वारका कोर्ट से आप साकेत कोर्ट ट्रांसफर कर दीजिए या किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, वो सारे मामले कवर होते हैं सेक्शन 21 से लेकर सेक्शन 25 तक। एक एक सेक्शन हम डिटेल में बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लीजिए। ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन और ट्रांसफर, भाई आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि यहां का तो जुरिसडिक्शन ही नहीं था, फिर आप ट्रांसफर की भी तो डिमांड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन एंड ट्रांसफर दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 21। वो ऑब्जेक्शन कब लगेगा, कहां पर लगेगा, ट्रांसफर की एप्लीकेशन कहां पर लगेगी, हाई कोर्ट की पावर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, वो सभी सेक्शन 21 से लेके 25 तक कवर हो जाता है। तो अभी तक हमने सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 25 कर लिया है, ठीक है। और इस तरीके से आपको याद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, 16 इमोल प्रॉपर्टी, सेक्शन 17 when immole property is situated in two jurisdictions, section 18 when there is uncertainty कि immole property कौन सी jurisdiction में है, section 19 deals with movable property या फिर wrong to person, और section 20 residuary provisions regarding jurisdiction, और section 21 से लेके section 25 जो कि jurisdiction के objections को लेकर है और ट्रांसफर की सूट को ट्रांसफर किया जाए, उस सब की डिटेल जो है वो सेक्शन 21 से सेक्शन 25 में आ जाएंगी। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्लियर हो गया है, कोर्ट क्लियर हो गया, ऑब्जेक्शन हमने सब देख लिए हैं। अब आप एक बात बताइए, जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आप कोर्ट को कैसे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप कोर्ट रूम में घुस जाएंगे सीधा और कहेंगे जनाब सुनिए मेरे साथ ये धोखा हुआ है, मेरे साथ ये प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, मेरे साथ ये राइट इन्फ्रिंज हो गया। ऐसा तो होने वाला नहीं है। आप क्या करेंगे, आप कागजी कार्रवाई करेंगे, पेपर वर्क करेंगे, ठीक है। पेपर वर्क करके आप एक सूट तैयार करेंगे और उस सूट को आप कोर्ट में डालेंगे। अभी सारा कैसे होगा ये बताया गया हमें सेक्शन 26 में और ऑर्डर 4 में, ठीक है। एक बार सेक्शन 26 निकाल लीजिए। क्या कहता है सेक्शन 26? सेक्शन 26 कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। जस्ट मार्क दिस, इसके आगे हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अब हम कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट को अपनी बात कैसे बताएं, अपना सूट कैसे डालें, तो हम सूट डालेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, हम प्लेंट प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, ठीक है। और अब क्या कवर होता है हमारा सेक्शन 26 और इसके साथ में ऑर्डर 4। सेक्शन 26 में बातें दी गई हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा, और इसी के साथ में ऑर्डर 4 में ये बातें दी गई हैं। अब आप अपने बेरक से ऑर्डर 4 निकालिए। देखिए क्या कह रहा है ऑर्डर 4, इसका रूल 1 देखिए, ये होता है ऑर्डर। मैं आपको थोड़ा सा एक ये भी ब्रीफ प्रीव्यू बता देता हूं, हालांकि मैं इसको अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाला था सेक्शंस और ऑर्डर्स के बीच का डिफरेंस, लेकिन यहां पर भी मैं आपको थोड़ा बता के चलता हूं। देखिए सीपीसी में सेक्शंस हैं 158 और उसके बाद ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स के अंडर आते हैं रूल्स। जैसे आप यहां पर देखिए, ये ऑर्डर 4 है, ये किसके बारे में बात करता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में। इस इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बात करने के बाद जब ऑर्डर शुरू हो जाएगा फिर आ जाएंगे रूल। इसे बोलेंगे रूल 1, इसे बोलेंगे रूल 2, और ये जो हैं ये होंगे सब रूल। ऑर्डर 4 रूल 1 का सब रूल 1, ऑर्डर 4 रूल 1 का सब रूल 2, सब रूल 3, इस तरीके से चलेगा, ठीक है।
तो आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। बाकी इसके बारे में सेक्शंस ऑर्डर्स के बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको काफी डिटेल में कराऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो हम देख रहे थे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में। तो इसने बोला कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। तो अब देखिए हो क्या रहा है, हम अपने सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। इंस्टीट्यूट किस तरीके से होगा? प्लेंट के द्वारा होगा। और इन सब की जानकारी भाई कौन से अधिकारी को होगा, एक कॉपी देनी है या 2 कॉपी देनी है, वो सब जानकारी हमें कहां पर मिलती है? सेक्शन 26 में और साथ में ऑर्डर 4 में। ठीक है जी। अब आपके मन में सवाल ये उठ सकता है कि जनाब हम इसको प्लेंट क्यों बोल रहे हैं? वाई आर वी कॉलिंग इट अ प्लेंट? इज इट नॉट ए पेटिशन? भाई पेटिशन भी बोल सकते थे ना। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो प्लेंट इज ए स्पेसिफिक पेटिशन अंडर सीपीसी। सीपीसी के अंडर पेटिशन को हम प्लेंट बोल रहे हैं, लेकिन हर पेटिशन को प्लेंट नहीं बोला जाएगा। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर पेटिशन उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगी तो हम उनको क्या बोलेंगे? प्लेंट बोलेंगे। और रिक्वायरमेंट्स कहां दी गई हैं? वो अलग अलग ऑर्डर्स में दी गई हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। देखिए ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 क्या कहता है? कौन सी पार्टी को जोड़ना है? भाई जब आप प्लेंट तैयार करेंगे, पेटिशन तैयार करेंगे, उसमें पार्टीज होंगी ना, कि मैं मिस्टर ए हूं वर्सेस मिस्टर बी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया। आपको पार्टी तो जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर 2। आप कौन सा क्लेम मांग सकते हैं, कौन सा छोड़ सकते हैं। अगर आपने पूरा क्लेम नहीं मांगा तो क्या होगा? वो सब बातें किसमें आती हैं? ऑर्डर 2 में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑर्डर 6। देखिए अब जब आप प्लेंट तैयार कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि आप उसमें कुछ भी राम कहानी लिख देंगे, कुछ भी। भाई कोर्ट का समय भी बचाना है, ये भी जरूरी है कि कोर्ट सिर्फ उन मुद्दों पे ध्यान दे जिसके बारे में उसे डिसीजन लेना है। तो क्या क्या उसमें होना चाहिए? एक तरीके से अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेंट, भाई आपको फैक्ट देना है या आपको उसमें एविडेंस भी देना है, गवाह के बारे में बताना है, या सिर्फ फैक्ट बता दीजिए, अपना मुद्दा बता दीजिए, वो क्या होगा? वो सब प्रिंसिपल्स कवर हो रहे हैं ऑर्डर 6 में। ठीक है, और अब आता है ऑर्डर 7 जो बात करता है कि फॉर्मेट क्या होगा प्लेंट का, उसके कंटेंट्स क्या होंगे, उसको रिटर्न कब किया जा सकता है, अगर वो फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा, जो जो चीजें उसने मांग रखी है, क्या उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी ऑर्डर 7 में। तो जब ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, ऑर्डर 1 की रिक्वायरमेंट कौन सी पार्टी जोड़नी है, ऑर्डर 2 की रिक्वायरमेंट कौन सा क्लेम हमें करना है, ऑर्डर 6 की रिक्वायरमेंट क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं प्लीडिंग्स में, और ऑर्डर 7 की रिक्वायरमेंट कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा, कंटेंट कैसा होगा, रिटर्न कब हो सकती है, वो सब कंप्लीट जब हो जाएंगे तो ये जो पेटिशन है ये कहलाएगी प्लेंट। ठीक है, मैं इसको दोबारा से आपको दोहरा देता हूं ताकि एक उसमें ये हम इसको कंक्लूड कर सकें। देखिए हम कोर्ट पहुंच के, मैंने कहा मुंह जुबानी नहीं बताएंगे, आपको कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कागज पे लिख के देना पड़ेगा। उस कागज पे लिख को कैसे लिख के देंगे वो हमें बताया जा रहा है सेक्शन 26 में और ऑर्डर 4 में, जो कह रहा है भैया हमें प्लेंट देनी पड़ेगी। अब हमें कह रहे हैं भैया प्लेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। प्लेंट की हमने 4 रिक्वायरमेंट देखी ऑर्डर 1 में। पार्टीज कौन सी होंगी? ऑर्डर 2 में क्लेम क्या होगा, क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। ऑर्डर 6 में प्रिंसिपल्स क्या होंगे, कैसे क्या क्या लिखनी है, कितनी कहानी लिखनी है, फैक्ट्स लिखने हैं नहीं लिखने, एविडेंस देने हैं नहीं देने, वो सब ऑर्डर 6 में आ जाएगा ये प्रिंसिपल्स। और ऑर्डर 7 में जो कि बात करता है आपके फॉर्मेट के बारे में, कंटेंट के बारे में। अब ये क्लियर होने के बाद देखिए, ये तो हमने आपको बेरेक्ट में दिखा दिया था। अब ये देखते हैं एक बार ऊपर ऊपर से देखेंगे, विल नॉट गो इनटू डिटेल, सो टेक आउट ऑर्डर 1। देखिए ऑर्डर 1 क्या कह रहा है? पार्टीज टू सूट आ गया ना। मैं कह रहा था कौन कौन सी पार्टीज उसमें जोड़ सकते हैं, दैट इज पार्टीज टू सूट। ठीक है, उसके बाद प्लेंटिफ कौन कौन हो सकते हैं, डिफेंडेंट कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट, क्या क्या 100 आदमी का एक रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर ए बन के सूट डाल सकता है। तो कुल मिला के ये पार्टीज की बात कर रहा है ऑर्डर 1। इसके बाद आ जाइए आप ऑर्डर 2 पे। देखिए ऑर्डर 2 क्या कह रहा है?
हालांकि इसकी हेडिंग है फ्रेम ऑफ सूट, लेकिन ये किसके बारे में बात कर रहा है? क्लेम के बारे में। जो मेन हम यहां से चीज लेना चाह रहे हैं अभी कि वो क्या क्या क्लेम कर सकता है अपनी प्लेंट में, वो क्या क्या क्लेम कर सकता है, अगर वो नहीं करता तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे, और बाकी सब डिटेल्स हम क्लेम के अंडर यहां पे करते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर 6 पे। चलिए ऑर्डर 6। ठीक है, क्या कहता है? प्लीडिंग्स जनरली, तो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स। देखिए बता दिया ना कि मटेरियल फैक्ट्स आपको बताने, एविडेंस नहीं बताना। तो यहां पर क्या हो रहा है? रूल्स बता रहा है कि जो आप प्लेंट तैयार करेंगे उसमें जो प्लीडिंग्स आप देंगे तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, कि आप सिर्फ फैक्ट्स बताइए कोर्ट को, एविडेंस मत बताइए। फॉर्म ऑफ प्लीडिंग्स कैसा होगा, उसके लिए अपेंडिक्स दे दिया। कमर्शियल कोर्ट में प्लीडिंग्स का फॉर्म कैसा होगा, पर्टिकुलर्स कौन कौन से जो आपको देने हैं, वो सभी चीजें इसने प्रिंसिपल्स जो इसको हम बोल रहे थे वो ऑर्डर 6 में बता दी। अब देखिए ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 क्या कहता है? इसकी हेडिंग है प्लेंट, और ये सब फॉर्मेट के बारे में बताएगा, कंटेंट के बारे में बताएगा। पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन प्लेंट, प्लेंट में क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए, कोर्ट का नाम होना चाहिए, रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ होना चाहिए। देखिए ये है, मान लीजिए आपका प्लेंट, तो सबसे ऊपर लिखेंगे आप इन दी कोर्ट ऑफ, किसकी कोर्ट में डाल रहे हैं उसका नाम होगा। उसके बाद लिखेंगे नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस, रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ। ए वर्सेस बी है तो इसका पूरा नाम, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका एड्रेस, डिफेंडेंट का नाम, पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा एड्रेस। क्या वो माइनर तो नहीं है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड तो नहीं है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई भी। तो नॉट गोइंग टू द डिटेल्स बिकॉज हम ये सब रूल्स बहुत डिटेल में करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, फॉर्मेट और कंटेंट पता चल रहा है। तो अगेन कमिंग बैक टू आवर मेन शीट, तो आई होप दिस इज क्लियर। सेक्शन 26 ये कहता है कि प्लेंट डाली जाएगी, प्लेंट से सूट इंस्टीट्यूट होगा। ऑर्डर 4 भी उसी के बारे में बात करता है। और प्लेंट कब बन जाएगी, पेटिशन से प्लेंट कब बन जाएगी, जब ऑर्डर 1 के तहत उसने पार्टीज को जोड़ा हो, ऑर्डर 2 के तहत उसने क्लेम मांगा हो, ऑर्डर 6 के तहत उसने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया हो, और ऑर्डर 7 के तहत जो फॉर्मेट है प्लेंट का, ये जब सारी चीजें वो फॉलो करेगा तो वो प्लेंट कहलाएगी। और अब आपका जो सूट है वो इंस्टीट्यूट हो चुका है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको कौन कौन से ऑर्डर याद हो चुके हैं? ऑर्डर 4 जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बात करता है। ऑर्डर 1 किसके बारे में बात करता है? पार्टीज। ठीक है जी। ऑर्डर 2 किसके बारे में बात करता है? क्लेम के बारे में। ऑर्डर 6 किसके बारे में बात करता है? प्लीडिंग्स, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे प्लीडिंग्स के। और ऑर्डर 7 किसके बारे में बात करता है? प्लेंट, हेडिंग इसकी प्लेंट है, और उसके फॉर्मेट, कंटेंट एक्सेट्रा के बारे में बात करता है। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि आपकी जो प्लेंट थी वो कोर्ट में आ चुकी है, सूट आपका इंस्टीट्यूट हो चुका है। अब आगे क्या होगा? अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। चलिए देखते हैं। अब लॉजिक लगाते हैं, सिंपल सा लॉजिक लगाइए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि अगर आप कोर्ट हैं, आपके पास प्लेंट आ गई है, अगला स्टेप आप क्या करेंगे? जस्ट पॉज द वीडियो, स्टॉप द वीडियो एंड जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड कि कोर्ट अगला स्टेप क्या करेगा। एंड इट्स समथिंग वेरी लॉजिकल। तो देखिए कोर्ट अगला स्टेप क्या करेगा भैया, आप बुला के लाओ डिफेंडेंट को। भाई एक प्लेंटिफ है, उसने अपनी बात कह दी, प्लेंट के दाखिल करने से, इंस्टीट्यूट करने से उसने अपनी बात कह दी। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिफेंडेंट को बुलाएंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपके खिलाफ शिकायत आई है, आपके खिलाफ केस है, आके बताओ क्या सीन है। तो डिफेंडेंट को कैसे बुलाएंगे? अब आ जाता है रोल समन्स का। भाई उसको कोई तो इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी ना। डिफेंडेंट को क्या पता है कि मिस्टर ए ने आपके अगेंस्ट केस डाल दिया है? उसको कैसे पता चलेगा? उसको हम नोटिस भेजेंगे जिसको हम बोलते हैं समन्स। ठीक है। समन्स कौन कौन से सेक्शन में कवर्ड है? सेक्शन 27, 28, 29 और ऑर्डर 5 में। डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए कि यहां पर समन्स कवर होते हैं। उसके बाद सवाल ये उठता है कि समन आपने भेज दिया और आपने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे मामला है, आके पेश हो जा और बता कि क्या, मतलब पेश नहीं, मतलब आके बताओ, अपना जवाब दाखिल करो और हमें बताओ कि आपका क्या कहना है। भाई प्लेंटिफ तो ये बोल रहा है, आपका भी तो कुछ कहना होगा ना, इसका जवाब दो। ठीक है। जब वो जवाब देगा तो सवाल ये उठता है कि क्या वो खुद आएगा
या वकील आएगा या कोई और व्यक्ति आ सकता है? तो इसका जवाब है जी 3 आदमी आ सकते हैं। या तो पार्टी खुद आए, या उसका प्लीडर आए, वकील आ जाए, या उसका कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट आ जाए। ये तीनों चीज कहां पर कवर की गई हैं? ऑर्डर 3 में। सिंपल, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब क्या होगा, देखिए जैसे प्लेंट दाखिल होती है ऐसे ही डिफेंडेंट भी अपना जवाब लिखित में देगा, रिटन में, पैरावाइज वो अपना जवाब रिटन में देगा। इस रिटन जवाब को हम क्या बोलते हैं? रिटन स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 8, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, प्लेंट आ गई। प्लेंट आने के बाद हमने समन कर दिए, डिफेंडेंट को बुला लिया कोर्ट में। उससे रिलेटेड सेक्शन है 26, 27 और 28 और साथ में ऑर्डर 5, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भैया कौन आएगा, खुद डिफेंडेंट आएगा या फिर रिकॉग्नाइज एजेंट आएगा, वकील आ सकता है। तो भैया हमने देखा तीनों में से कोई भी आ सकता है और ये कहां पर डील होता है? ऑर्डर 3 में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भैया डिफेंडेंट अपना जवाब कैसे देगा? वो रिटन स्टेटमेंट के रूप में देगा। वो कहां पर कवर होती है? ऑर्डर 8 में, ठीक है जी। तो अब जो डिफेंडेंट का जवाब है वो आ चुका है। अब इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन एक लास्ट ओवरव्यू से इसको एंड करेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले तय किया कि ये मामला जब एक ही राइट इन्फ्रिंज हुई तो हमने तय किया कि ये मामला अब हम कोर्ट में लेके जाएंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सी कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमने देखा सेक्शन 15 जो कहता है कि लोएस्ट कोर्ट में जाएंगे जो कि कॉम्पिटेंट होगी। अब लोएस्ट के लिए हमने हायरार्की देखी, फिर कॉम्पिटेंसी को हमें 3 एंगल से देखना पड़ेगा। पहला एंगल है सब्जेक्ट मैटर, दूसरा एंगल है टेरिटोरियल और तीसरा एंगल है पिक्यूनरी, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर के लिए हमने देखा सेक्शन 9 जो कहता है कि हर सिविल नेचर का मैटर सिविल कोर्ट देख सकती है अगर एक्सप्रेस बार ना हो और इंप्लाइड बार ना हो। फिर हमने एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार देखा। चलिए, एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार नहीं है तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो मामला है वो सिविल कोर्ट देखेगी जो कि सीपीसी के तहत चलेगी। उसके बाद हमने देखा कौन सी टेरिटरी में जाएगा। फिर हमने देखा इसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और रेजिडरी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेक्शन कहां पर आए? सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 18। सेक्शन 16 बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर सिचुएटेड है तो वहीं पर होगा। 17 बताता है कि 2 जुरिस्डिक्शन में है और 18 बताता है अगर अनसर्टेनिटी है। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन 19 और रेजिडरी रिलेटेड मामले सेक्शन 20, ठीक है। तो अपना सेक्शन 15 से 20 हो चुका है। 15 में हमने ये देखा था और बाकी टेरिटोरियल और ये सब जुरिस्डिक्शन आ गई। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जुरिस्डिक्शन क्लियर हो गई, लेकिन डिफेंडेंट को कोई ऐतराज है। डिफेंडेंट चाहता है कि नहीं भैया यहां पर ही डलना चाहिए था, वो ट्रांसफर कराना चाहता है। ये सब मामले कवर हो रहे हैं सेक्शन 21 से लेके सेक्शन 25। अब ये मामला देखिए क्लियर हो चुका है कि यहां पर इस कोर्ट में इस जज साहब के सामने केस जाएगा, मतलब इस कोर्ट में जाएगा। जज साहब तो ऑब्वियसली कोर्ट तय करेंगे कौन से जज उसको देखेंगे, लेकिन इस कोर्ट में जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए क्या हुआ, अब हम बात कर रहे हैं कि हम मुंह जुबानी तो बात करेंगे नहीं, हमें लिखित देना पड़ेगा। तो लिखित देना पड़ेगा तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कैसे होगा? प्लेंट से। प्लेंट कहां पर कवर हो रही है? सेक्शन 26 और ऑर्डर कौन सा था इसका? ऑर्डर 4, ठीक है। अब प्लेंट हो गया, लेकिन हमने देखा कि भैया प्लेंट क्यों बोल रहे हैं, पेटिशन क्यों नहीं बोल रहे? तो हमने कहा कि सीपीसी में पेटिशन को ही प्लेंट कहते हैं अगर वो कुछ रिक्वायरमेंट पूरी कर दे। और वो रिक्वायरमेंट कौन सी है? 4 रिक्वायरमेंट है। ऑर्डर 1 भाई कौन कौन सी पार्टी जोड़नी है। ऑर्डर 2 क्लेम क्या कर सकते हैं आप, नहीं किया तो क्या होगा। उसके बाद ऑर्डर 6 जिसमें बताया गया कि प्लीडिंग्स के बारे में उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन सी बात कहनी है कौन सी नहीं कहनी, फैक्ट्स देने नहीं देने। उसके बाद ऑर्डर 7 जो कि कहता है कि फॉर्मेट क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, ठीक है। ये आपका डन हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जब प्लेंट आपकी आ गई तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बुलाएंगे डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट को कैसे बुलाएंगे? सम्मन भेज के बुलाएंगे। सम्मन के लिए कौन से सेक्शंस आ गए? सेक्शन 27, 28 और 29
और ऑर्डर 5। देखिए सब सीक्वेंस में चल रहा है। पहले हमने जुरिस्डिक्शन तय करी, पहले हमने सेक्शन 15 में बताया कौन सी कोर्ट में जाएंगे, फिर 16 से लेके 20 तक हम जुरिस्डिक्शन तय कर रहे हैं। उसके बाद जुरिस्डिक्शन को कोई अगर आपत्ति है, ट्रांसफर चाहिए, तो 121 से 25 हम वो तय कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम 26, ये जुरिस्डिक्शन तय होने के बाद हम बता रहे हैं कि भैया आप इंस्टीट्यूट कर दीजिए सूट प्लेंट के द्वारा, वो सेक्शन 26 में हो रहा है। फिर हम सम्मन भेज रहे हैं डिफेंडेंट को 27, 28, 29। तो इट इज वेरी लॉजिकल। इस तरीके से आपको सेक्शन ऑर्डर भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑर्डर 5 और सेक्शन 27, 28, 29 में कवर हो रहा है। उसके बाद जब आपने समन भेज दिया तो भैया वो कैसे आएगा, खुद आएगा, कैसे आएगा, वो ऑर्डर 3 में बात कर रहा है, जहां पर वो कह रहा है रिकॉग्नाइज एजेंट, प्लीडर और इस सब के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो डिफेंडेंट है वो अपनी रिटन स्टेटमेंट दाखिल करेगा, जो कि डील होती है ऑर्डर 8 में। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही करते हैं। अगले एपिसोड में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, अब लेक्चर्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे। तो अब आपको अगर उस सीक्वेंस में देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट पे चेक करना पड़ेगा। मैं प्लेलिस्ट में उसे लगातार अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू फॉर दिस एपिसोड। विल कैच यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।